हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम स्ट्रीम क्लासेज में। तो आप लोग कैसे हो? मेरे ख्याल से आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। हम लोग कक्षा 9 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर जो 2 है, बल तथा गति के चैप्टर का न्यूटन के 3 नियम मैंने आपको बताए थे इसके पिछले वाले लेक्चर में। तो उसी लेक्चर के अनुसार मैंने 2 आपको उदाहरण भी बताए थे कि न्यूटन के जो प्रथम नियम होता है जिसे गैलीलियो का नियम कहते हैं, उस पर मैंने 2 उदाहरण बताए थे या स्पष्टीकरण मैंने करवा रहा था। तो उसी में का यह तीसरा उदाहरण है। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पे लिखा है, बोतल पर रखे गत्ते को अचानक हटा लेने पर ऊपर रखा गेंद बोतल में गिर जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला है? बोतल। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बोतल बनाते हैं। देखिए, ये एक बोतल है, ठीक है। ऐसे एक बोतल है, लिखा है कि बोतल पर रखे गत्ते को। तो ऊपर एक गत्ता रखा हुआ है। गत्ता का मतलब दत्ती का जो टुकड़ा होता है ना, उसे हम लोग गत्ता बोलते हैं। तो ये लकड़ी का टुकड़ा है, ये गत्ता है, ठीक है। और ये बोतल है आपका, बोतल। तो बोतल पे एक गत्ता रखा हुआ है और बोला है कि बोतल पर रखे गत्ते को अचानक हटा लेने से ऊपर रखा गेंद बोतल में गिर जाता है। ऊपर रखा हुआ गेंद का मतलब इस गत्ते के ऊपर एक गेंद रखा हुआ है, एक बॉल रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या क्या है, हम लोग पहले संरचना बनाएंगे। संरचना में एक बोतल रहेगा, बोतल के ऊपर एक दफ्ती का टुकड़ा रहेगा जिसे हम लोग गत्ता बोलते हैं। तो उस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर एक गेंद रहेगा। यहाँ पे गेंद बना दिए हैं। अब इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? पेपर में आ जाएगा तो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे? ये आपका विराम का जड़त्व है। विराम का जड़त्व का उदाहरण है। मैंने बताया था विराम का जड़त्व क्या होता है। कोई वस्तु अपनी विरामावस्था को बनाए ही रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यही मैंने आपको विरामावस्था बताई थी। तो ये जो उदाहरण है कि बोतल पर रखे गत्ते को अचानक हटा लेने पर उस पर रखा हुआ गेंद बोतल में गिर जाता है, यह एक विरामावस्था या विराम के जड़त्व का उदाहरण है। कैसे? चलिए हम लोग इसको जानते हैं। ये बोतल है, ये पूरा बोतल है। जब बोतल के ऊपर ये दफ्ती रखा हुआ है, जैसे ये दफ्ती है, ये दफ्ती और नीचे बोतल है, ये बोतल है। तो जब बोतल और दफ्ती और बोतल के ऊपर एक गेंद भी रखा हुआ है, जब हम बोतल और दफ्ती और गेंद जब विराम अवस्था में रहते हैं, जब कोई भी वस्तु रुकी रहती है तो वो विरामीय अवस्था में रहती है। तो पहली अवस्था में जब पूरी संरचना विरामावस्था में रहती है, ये सब पूरा विरामावस्था में रहता है। तथा बोतल के ऊपर एक बॉल रखा रहता है। तो बॉल, जब हम लोग इस गत्ते पे बल लगाते हैं, बल लगाने का मतलब गत्ते को हम लोग जब धक्का देते हैं, जब इस पे हम लोग बल लगाएंगे, इस गत्ते पे बल जब हम लोग बल लगाते हैं, आप लोग ऐसे इसको मारेंगे इस गत्ते को, तो गत्ता मेरे हाथ के संपर्क में होने के कारण गत्ता तुरंत गतिशील हो जाता है। जब तुरंत गतिशील हो जाएगा तो उस पर रखा हुआ ऊपर ये गेंद है, जो ये गेंद ऊपर रखा हुआ जो गेंद है, जब ये गतिशील होगा तो ऊपर रखा वाला गेंद अभी भी विरामावस्था में रहता है। पहले से भी वो गेंद विरामावस्था में था, लेकिन जब हम इस पे वो गति से प्रदान करते हैं या बल देते हैं तो यह जो गत्ता होता है तुरंत गतिशील हो जाता है। लेकिन ऊपर वाला वस्तु होता है, मैंने आपको विराम का जड़त्व बताया, ऊपर वाला वस्तु विराम के जड़त्व के कारण विरामावस्था में रहना चाहता है। ये बॉल अभी विरामावस्था में रहना चाहता है, यह अपनी गति का विरोध करता है, यह कहता है कि हम नहीं, हम विरामावस्था में रहेंगे। तो जब ये गति का विरोध करेगा, तो जब गति का विरोध करेगा तो ये जो बॉल है, अभी जब गत्ता आगे निकल जाएगी तो बॉल भी, अभी जब तक कि बॉल गतिशील हो, जब ये आगे निकल जाएगी आपकी दफ्ती, तो ये जो गत्ता आगे निकल जाएगी तो बॉल अभी वही स्थान पर रहेगा। जब गत्ता जब यहाँ से आगे चला जाएगा तो बॉल अभी ऊपर रहेगा। फिर बॉल जब इधर चला जाएगा तो बॉल तो ऊपर रहेगा और नीचे ये ऐसे हो जाएगा आपका। जब धक्का देंगे तो ये जो गत्ता इधर आ जाएगा आपका। तो ऐसा तो है नहीं कि बॉल हवा में उड़ेगा, हवा में नहीं उड़ेगा तो वो बोतल में गिर जाता है। तो ऐसे हम लोग इसको सिद्ध करते हैं कि बोतल के ऊपर एक गत्ता रखा है, गत्ता के ऊपर एक बॉल रख दिया जाए और बॉल रख दिया जाए और गत्ते को हाथ से जब मारेंगे ना तो ऊपर रखा हुआ बॉल इसमें गिर जाएगा, बोतल में गिर जाता है। कैसे गिर जाता है आप लोग अपने घर पे भी इसे कर सकते हैं। सर्वप्रथम एक बोतल ले लीजिएगा, बोतल के ऊपर एक दफ्ती का टुकड़ा रख दीजिएगा और दफ्ती के टुकड़े के ऊपर एक छोटा गेंद रख दीजिएगा। जब सभी वस्तुएं विरामावस्था में होंगी ना तो आप देखेंगे कि बॉल है जो वो बोतल के अंदर नहीं गिरेगा। जैसे ही आप लोग बल लगाएंगे दफ्ती पे
तो दफ्ती तुरंत गतिशील हो जाएगी। जैसे यहाँ पे गतिशील हो गई, जब ये गतिशील हो जाएगी, हमारे हाथ के संपर्क में गत्ता रहता है तो गत्ता गतिशील हो जाता है, और गत्ते के संपर्क में ये गेंद रहता है। तो जब तक कि गेंद गतिशील होगा, इसका वेग अधिक रहेगा, दफ्ती का अधिक वेग रहेगा या गत्ता का अधिक वेग रहेगा, तो गत्ता जल्दी आगे निकल जाएगा। और ये जो गेंद है विराम की जरूरत के कारण विराम अवस्था में रहना चाहिए, जिससे कि जो गेंद है इस बोतल में गिर जाती है। इसे आप लोग घर पर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बोतल पर रखे गत्ते को अचानक हटा लेने से बोतल में गेंद बोतल में कैसे गिर जाता है। ये जो प्रैक्टिकल है, ये जो उदाहरण है, ये विराम की जरूरतों का उदाहरण है। ये आप अपने घर पे भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट IMP। ठीक है, IMP का मतलब इम्पॉर्टेंट। ये बहुत पेपर में पूछा जाता है कि बोतल पे रखे हुए गत्ते को अचानक हटा लेने से जो गेंद होता है बोतल में गिर जाता है। इसे हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे जब बोतल और बोतल के ऊपर रखा हुआ गत्ता और गत्ते के ऊपर रखा हुआ गेंद, जब उस पर बल नहीं लगाते हैं तो वो सभी संरचनाएं या सभी वस्तुएं किस में रहती हैं, विरामावस्था के कारण विराम में रहती हैं। जब हम गत्ते पर बल लगाते हैं तो गत्ता तुरंत गतिशील हो जाता है, लेकिन उस पर रखा हुआ गेंद अभी विराम की जरूरतों के कारण विरामावस्था में रहना चाहता है, जिससे कि गेंद बोतल में गिर जाती है। यही आपको पेपर में लिखना है। ठीक है, उदाहरण नंबर 3 आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं उदाहरण नंबर 4 में। तो उदाहरण नंबर 4 में क्या बोला है, उदाहरण नंबर 4 में बोला है कि एक कोई शीशे का टुकड़ा है। ये मान लीजिए कि शीशे का टुकड़ा है, ये आपका शीशे का टुकड़ा, यहाँ पे लिख देते हैं हम शीशे का टुकड़ा। शीशे का टुकड़ा, शीशे का टुकड़ा मतलब शीशा होता है ना, उसी का टूटा हुआ भाग है या शीशे का टुकड़ा है। तो इसमें बोला है कि एक कोई बंदूक होता है, बंदूक मान लीजिए ये आपका बंदूक है कोई, ऐसे बना देते हैं हम इसको, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये आपका बंदूक है। तो बोला है कि शीशे के टुकड़े पे जब हम लोग बंदूक से गोली मारते हैं, ये बंदूक है, बंदूक ध्यान से समझिएगा। ये बहुत जो जितने भी उदाहरण मैंने आपको समझा रहे हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब पेपर में से इनमें से कोई एक जरूर आता है, वो भी 4 नंबर में आता है। तो एक बंदूक है और एक शीशे का टुकड़ा है। तो बंदूक में से जब गोली मारते हैं हम लोग, यहाँ से मान लीजिए कि गोली निकल गई ऐसे ऐसे। अब जब शीशे पे लगती है ना, तो शीशे पे यहाँ पे गोल सा छेद हो जाता है। पहले क्वेश्चन का उत्तर देने से पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। तो एक बंदूक है और बंदूक की जब गोली को हम लोग शीशे के टुकड़े पे मारते हैं ना, तो शीशे के टुकड़े में एक गोल छेद हो जाता है। जैसे यहाँ पे गोल छेद हो जाता है ऐसे। और वही अब इसी में दूसरा पार्ट दिया है कि एक पत्थर होता है। जब हम पत्थर को हाथ से चलाकर स्टंप मारेंगे इस शीशे पर, तो उस समय जो शीशा होता है ना, ऐसे चिरक जाता है, मतलब उसके चिरकना होता है ना, चटक जाता है, वो कर रहा है। तो इसमें अंतर क्या है, जब हम लोग बंदूक से गोली मारते हैं तो शीशा में एक छेद हो जाता है, जबकि जब हम लोग पत्थर से इस शीशे पर हम जब शीशे पर वार करते हैं या मारते हैं, शीशे पे मारते हैं, तो शीशा चटक क्यों जाता है। यही आपका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर कैसे हम लोग बताएंगे, इसका आंसर बताते हैं ना कि जब बंदूक से निकली हुई गोली होती है ना, बंदूक से जब निकली हुई गोली होती है तो उसका वेग उस समय अधिक होता है। आप लोग जानते होंगे कि ये बंदूक की गोली है, तो बंदूक की गोली का वेग अधिक होता है, इसका वेग अधिक होगा, वेग अधिक होता है। तो जब किसी वस्तु का वेग अधिक होता है ना, तो उस वस्तु द्वारा बल भी अधिक लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है, अब बल भी अधिक कैसे हो जाएगा। आप लोग अगर आपका कोई फ्रेंड है या कोई मित्र है जो आगे जा रहा है और आप साइकिल से आ रहे हैं, तो साइकिल से आएंगे तो जब साइकिल चलाते हुए आपने जब दोस्त को ऐसे मारेंगे ना, तो आपके दोस्त को बहुत ज्यादा चोट लगेगी, क्योंकि आप लोग उस समय वेग में होते हैं। जैसे कोई जैसे बाइक वाला हो गया, जब बाइक वाला कोई पैदल वाले आदमी से लड़ता है, तो पैदल वाले आदमी को ज्यादा चोट लगता है। क्यों लगता है, वेग के कारण लगता है, क्योंकि उस गाड़ी वाले व्यक्ति के पास वेग था, जिसके कारण बल भी अधिक लगा है।
तो सामान्यतः समझ सकते हैं कि जब वेग अधिक होगा तो बल भी अधिक लगता है। तो इतना बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए, बंदूक से निकली हुई जो गोली होती है उसका वेग अधिक होता है। सामान्यतः आप लोग जानते होंगे कि उसका वेग अधिक होगा, तो वेग भी अधिक होगा तो बल भी अधिक होगा। तो जब शीशे के तल पे या शीशे के तल पे जब ये गोली लगती है ना, तो उसका वेग उस समय अधिक होता है। अब वेग अधिक होता है तो शीशे जहाँ पे गोली लगती है, मान लीजिए यहाँ पे लगी है, पी बिंदु पर लगी है गोली है, जो शीशे पे पी बिंदु पर लगी है, तो पी बिंदु पे लगी है, तो पी बिंदु के अगल वाले भाग जो होते हैं ना, वो भी सोचते हैं कि हम भी चटक, जब पी बिंदु पर लगी है तो तुरंत छेद हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उस समय उसका वेग अधिक होता है, पहला कारण ये है। और जो शीशा होता है विरामावस्था में रहता है, जब गोली लगती है तो जहाँ पे लगती है उधर वाला भाग तुरंत गतिशील हो जाता है, और जब गतिशील हो जाएगा तो छेद हो जाता है। ये एक कारण हो गया। और उसके जो अगल बगल वाले भाग होते हैं ना, जब तक कि ये गतिशील होंगे ना, उसके अगल बगल वाले भाग जब चटकना शुरू होंगे ना, उससे पहले ही गोली इस शीशे को छेद करके बाहर निकल जाती है। ठीक है, क्योंकि इसका वेग अधिक होता है, गोली का वेग अधिक होता है, जिसके कारण गोली जब शीशे पर लगती है तो शीशे पे जहाँ पे लगती है वहां पे छेद हो जाता है। और जहाँ पे लगती है उसके अगल बगल वाले जो भाग होते हैं ना, जब तक कि वो अभी चटके, मतलब जब तक कि वो चटके तब से गोली बाहर निकल जाती है, क्योंकि गोली का वेग अधिक होता है। अब हम लोग आते हैं दूसरे पार्ट पे। इसी में क्या है, इसी में बोला है कि ये पत्थर है कोई, ये पत्थर है। ठीक है, और वही जब हम लोग पत्थर से इस पे मार देंगे, अगर आप हाथ से कोई पत्थर चलाएंगे और कोई व्यक्ति गोली मारेगा तो किससे ज्यादा चोट लगेगा, आपके पत्थर से कि गोली से? गोली से लगेगा, क्योंकि उसका वेग अधिक है और पत्थर का वेग कम होगा। हाथ से फेंकेंगे तो पत्थर का वेग कम ही ना होगा, तो जब पत्थर से मारेंगे ना इस पे तो उतना वेग नहीं होता है, वेग कम होता है, पत्थर का वेग कम होता है, वेग कम होता है। ठीक है, जब पत्थर का वेग कम होता है तो जब ये शीशे पे लगेगा ना, तो जब शीशे पे लगेगा तो उसमें छेद नहीं होता है, वो शीशा चटक जाता है। जब पत्थर का वेग कम होगा तो शीशे पे लगेगा, तो शीशे का जो अगल बगल का भाग होता है जहाँ पे लगता है, उसके अगल बगल का ये वाला भाग भी चटकना शुरू होगा ना। जब 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 ये वाला भाग चटक जाता है ना, तो ये वाला पत्थर है उस समय इसको पार करके नहीं, आर पार करके नहीं जा सकता है, क्योंकि उसका वेग कम है। जब लगेगा तो इस बिंदु पे लगेगा मान लीजिए, तो इसके बगल वाला जो भाग है वो भी तुरंत चटक जाता है। यही कारण है कि जब बंदूक से निकली हुई गोली जब शीशे पर लगती है ना, तो एक गोल छेद हो जाता है। लेकिन पत्थर से जब हम लोग इस पे वार करते हैं या मारते हैं, ठीक है, या बल से इसे फेंकते हैं शीशे पर, तो शीशा चटक जाता है। यही इसका कारण है। एक तो कारण इसका वेग है और एक इसका जड़त्व का कारण है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो पेपर में आएगा तो कैसे लिखेंगे? तो पेपर में आएगा तो ऐसे लिखेंगे कि बंदूक से निकली हुई गोली का वेग अधिकतम होता है तथा हमारे हाथ द्वारा फेंके हुए पत्थर का वेग कम होता है। बंदूक से निकली हुई गोली का वेग अधिक होने के कारण शीशा के जिस भाग पे लगता है वह भाग तुरंत छेद हो जाता है, क्योंकि उसके बगल वाला भाग जब तक चटकना शुरू हो तब से गोली बाहर निकल जाती है, क्योंकि उसका वेग अधिक होता है। और लेकिन पत्थर से जब इसको मारते हैं तो पत्थर का वेग कम होता है। जब वेग कम होता है तो शीशा चटक जाता है, क्योंकि पत्थर तुरंत बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि उसका वेग कम होता है। ऐसे आप लोग पेपर में लिखेंगे। ये वाला जितने भी मैंने आपको उदाहरण बताए सब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उनमें से 4 नंबर का आता है, जरूर ध्यान से रखिएगा। ये बल तथा गति नियम का समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर फंसता है, बोर्ड के पेपर हो या 9 में पढ़ रहे हैं ना, तो 9th में आता है। ठीक है, ये 4 नंबर का जरूर आएगा। इतना आप लोग को समझ में आ गया कि पत्थर से जब शीशे पे मारते हैं तो चटक जाता है शीशा, और गोली से जब मारते हैं शीशे पे तो गोली शीशे को छेद करके आर पार निकल जाती है। ठीक है, अब आप लोग का अगला हेडिंग है जड़त्व तथा द्रव्यमान। तो जड़त्व तथा द्रव्यमान क्या होता है? तो पहले हेडिंग को समझते हैं कि हेडिंग क्या है हम लोग का। तो हेडिंग हम लोग का है जड़त्व तथा द्रव्यमान। तो पहले तो जड़त्व क्या होता है? जड़त्व मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था कि कोई वस्तु अपनी स्थिति को बनाने रखने का प्रयास रखती है, वही जड़त्व होता है। तो जड़त्व 3 प्रकार का होता है, गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। चूंकि आपकी किताब में 2 जड़त्व दिए हैं, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व।
तो यहाँ पे जड़त्व क्या होता है, कोई भी वस्तु होती है जो अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहती है, वही जड़त्व कहलाती है। जैसे भी कोई अमीर व्यक्ति है, आप लोग इसे भौतिक संसार में भी देख सकते हैं। कोई अमीर व्यक्ति है तो वो हमेशा अमीर ही रहना चाहता है, ठीक है, ये आपका जड़त्व होता है। और द्रव्यमान क्या होता है, वस्तु का जो वजन होता है ना, वही द्रव्यमान होता है। बस हम लोग इतना ही इसमें पढ़ेंगे। बाकी द्रव्यमान क्या होता है, ये गुरुत्वाकर्षण चैप्टर है जो आप में है, कक्षा 9 में होगा या कक्षा 10 में होगा, उसमें हम लोग द्रव्यमान को पढ़ेंगे, ठीक है। द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है, ठीक है, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो जड़त्व तो समझ में आ गया, द्रव्यमान किसी वस्तु का वजन है, बस इतना जान जाइए, बस हम लोग को इतना ही काम है। तो इस जड़त्व तथा द्रव्यमान को पढ़ने से पहले आप लोग को दो चीज पढ़ना पड़ेगा, एक अनुत्क्रमानुपाती क्या होता है, एक व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, ठीक है। तो अनुत्क्रमानुपाती क्या होता है, अनुत्क्रमानुपाती का मतलब आप लोग जानते हैं, लेकिन बस इसका नाम आप लोग पहली बार अभी सुने होंगे। जैसे कि अनुत्क्रमानुपाती क्या होता है, मान लीजिए कि मैंने अभी बताया कि वेग जब बढ़ता है, वेग बढ़ेगा, किसी वस्तु का वेग बढ़ेगा, ठीक है, तो उसका बल भी बढ़ेगा, बल भी बढ़ेगा, बल भी बढ़ेगा, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया है कि किसी वस्तु का आप वेग जैसे भी बढ़ा देंगे तो उस वस्तु द्वारा बल भी अधिक लगाया जाएगा, मैंने आपको बताया, ठीक है। और बल कम कर दें, और वस्तु का वेग जब कम कर देंगे तो वस्तु द्वारा बल भी कम लगेगा, ठीक है, ये मैंने आपको अभी बताया है ना। और फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो इसी को हम लोग विज्ञान की भाषा में अनुत्क्रमानुपाती कहते हैं। तो अनुत्क्रमानुपाती क्या है सर, तो अनुत्क्रमानुपाती ये है बेटा कि जो वेग होता है, वेग बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा, और बल भी बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा, मतलब अनुत्क्रमानुपाती को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं ऐसे, तो वेग बढ़ाएंगे तो बल भी बढ़ेगा। अब इसका मतलब होता है कि एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक को कम करेंगे तो दूसरा भी कम होगा। तो वेग को बढ़ाएंगे बल भी बढ़ेगा, और वेग को घटाएंगे तो बल भी घटेगा, ठीक है। तो ये अनुत्क्रमानुपाती होता है, अनुत्क्रमानुपाती, इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, अनुत्क्रमानुपाती, ठीक है, इसे हम लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये अनुत्क्रमानुपाती का सिंबल होता है, प्रतीक होता है। तो एक को बढ़ाएंगे दूसरा भी बढ़ जाएगा, दूसरे को बढ़ाएंगे पहला भी बढ़ जाएगा, तो ये अनुत्क्रमानुपाती होता है। तो अब हम लोग आते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो पहले हम लोग लिखते हैं व्युत्क्रमानुपाती, देखिए व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। तो अनुत्क्रमानुपाती ये होता है, ऐसे हम लोग बस लगा देते हैं। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे, वेग बढ़ेगा, अनुत्क्रमानुपाती बल भी बढ़ेगा, ठीक है। तो व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती ऐसे होता है, इसे आप लिखे ना, वेग बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा, और लेकिन व्युत्क्रमानुपाती ऐसे होता है, ये बल हो गया और ये, ठीक है, ये हो गया, ये बल है और की से समय है, ठीक है। तो वेग यहाँ पे, ठीक है। तो ये बल यब से क्या होता है, फोर्स होता है, टी से टाइम होता है। तो आप व्युत्क्रमानुपाती सीखना चाहते हैं तो व्युत्क्रमानुपाती को भी ऐसे ही जैसे अनुत्क्रमानुपाती को प्रदर्शित करते हैं, उसी तरह व्युत्क्रमानुपाती को प्रदर्शित करते हैं। बस फर्क इतना होता है कि व्युत्क्रमानुपाती बटा में होता है। मान लीजिए कि जैसे ये बल है, बल समय, बल है वो समय के बीच आपको व्युत्क्रमानुपाती लगाना है, तो ऐसे 1/t करके लगाएंगे, 1/t करके लगाएंगे। मान लीजिए कि आपको ये P दे दिया है और Q दे दिया है, इन दोनों के बीच में आपको व्युत्क्रमानुपाती लगाना है, तो ऐसे लगाएंगे, इसको मिटा कर अनुत्क्रमानुपाती का चिन्ह लगा के फिर ऐसे कर देंगे Q, तो ये आपका हो जाएगा। ये इसे हम लोग पढ़ेंगे P व्युत्क्रमानुपाती 1/Q। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उसे बटा करके, मतलब उसका व्युत्क्रम करके, मतलब उल्टा करके, तो ये हो गया व्युत्क्रमानुपाती। तो अनुत्क्रमानुपाती मैंने बताया कि वेग बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा, मतलब एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला भी बढ़ेगा, ये अनुत्क्रमानुपाती होता है। और ये व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब
मान लीजिए कि वेग आपका बढ़ रहा है तो बल आपका घट जाएगा, और बल आपका बढ़ रहा है तो वेग आपका घट जाएगा। ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब इसमें उल्टा होता है, एक चीज बढ़ती है तो एक चीज घट जाती है, एक चीज घटती है तो एक चीज बढ़ जाती है। जैसे कि समय बढ़ेगा तो बल घट जाएगा, और बल है बढ़ेगा तो समय घट जाएगा। ये आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब सीधा सीधा जान जाइए कि अनुत्क्रमानुपाती का प्रयोग वहां पे किया जाता है कि एक चीज दूसरे चीज पे निर्भर हो, मतलब एक चीज बढ़े तो दूसरा चीज भी बढ़े, और दूसरा चीज बढ़े तो दूसरा चीज घटे तो पहला जो वस्तु है उसका भी मान घट जाए, ठीक है। फिर भी उसके बीच अनुक्रमानुपाती का प्रयोग होता है, और व्युत्क्रमानुपाती का प्रयोग विज्ञान में उस जगह होता है कि एक चीज घट रही है, एक चीज बढ़ रही है, और एक चीज बढ़ रही है तो एक चीज घट रही है, तो उसके बीच व्युत्क्रमानुपाती प्रतीक का प्रयोग होता है। इसे व्युत्क्रमानुपाती को ऐसे प्रदर्शित करते हैं और अनुत्क्रमानुपाती को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम लोग आते हैं अपने हेडिंग पे। आप लोगों ने व्युत्क्रमानुपाती और अनुत्क्रमानुपाती सीख लिया होगा। अब हम लोग का हेडिंग है जड़त्व तथा द्रव्यमान। जड़त्व मैंने बता दिया, द्रव्यमान मैंने बता दिया। तो इसमें क्या है, इसमें आपको क्या करना है, आप लोग एक छोटा सा पहले फुटबॉल ले लीजिए। फुटबॉल, ये फुटबॉल है। जब आप लोग फुटबॉल पे पैर से किक मारते हैं तो वो फुटबॉल बहुत दूर तक जाता है, यहाँ तक जाता है, मान लीजिए कि दूर तक जाता है। जब रबड़ के या कोई प्लास्टिक का गेंद ले लीजिए, प्लास्टिक के गेंद को पैर से मारेंगे तो ज्यादा दूर तक जाएगा, या कोई रबड़ का बॉल को जो पैर से किक मारेंगे तो ज्यादा दूर तक जाएगा। और उसी प्रकार हम आपसे कह दें कि ये पत्थर का है, पत्थर का फुटबॉल, पत्थर का फुटबॉल, और पत्थर के फुटबॉल को जब किक मारेंगे तो ये कम दूरी जाएगा, कम दूर जाता है, कम दूर जाता है। क्यों जाता है? जब पत्थर का जो फुटबॉल जो पत्थर का फुटबॉल है उसका द्रव्यमान अधिक है, मतलब उसका वजन अधिक है, और जो रबड़ का फुटबॉल है इसका द्रव्यमान कम होता है। रबड़ के फुटबॉल पे जब पैर से किक मारेंगे तो वो ज्यादा दूर, और पत्थर के फुटबॉल पे जब पैर से मारेंगे किक तो वो कम दूर जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि पत्थर का जो फुटबॉल होता है उसका वजन अधिक और रबड़ के फुटबॉल का वजन कम होता है। तो इससे हम लोग को एक बात निष्कर्ष हुई है कि जो जड़त्व होता है द्रव्यमान पे निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? जब ये वस्तु है तो जब जड़त्व द्रव्यमान है ना, इस वस्तु में फुटबॉल, जो रबड़ का फुटबॉल है इसमें द्रव्यमान है तो इसका द्रव्यमान कम है। तो जड़त्व मतलब ये अपनी गति का, इसमें कौन सा लगेगा, इसमें कौन सा जड़त्व है, इस समय विराम का जड़त्व है। मतलब ये अपनी जड़त्व ये अपने गति का कम विरोध कर रहा है, जड़त्व भी इसमें कम है। मतलब जब द्रव्यमान कम रहेगा तो जड़त्व भी कम रहेगा, मतलब इसमें विराम का जड़त्व भी कम लग रहा है, तभी ना ये गति का कम विरोध करेगा, तभी ना ज्यादा दूर तक जाएगा। और ये गति का अधिक विरोध कर रहा है, पत्थर वाला गति का अधिक विरोध कर रहा है तो वो कम दूरी तय कर पा रहा है। तो इससे हम लोग को एक बात निष्कर्ष हुई है कि जो जड़त्व होता है, जड़त्व हम लोग लिख सकते हैं कि अनुत्क्रमानुपाती होता है द्रव्यमान के। मतलब जड़त्व द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। जब द्रव्यमान किसी वस्तु का अधिक रहेगा तो जड़त्व अधिक रहेगा, जब जड़त्व अधिक रहेगा तो वह वस्तु दूर तक ज्यादा तय नहीं करेगी, उस पर बल लगाएंगे तो कम दूरी तय करेगी। इसका एग्जाम्पल हो गया पत्थर का फुटबॉल। और जब जड़त्व कम रहेगा तो द्रव्यमान भी कम रहना चाहिए। द्रव्यमान जिस वस्तु में कम होती है उस वस्तु में जड़त्व भी कम होती है। जैसे कि ये हो गया फुटबॉल हो गया, अब फुटबॉल प्लास्टिक का फुटबॉल हो गया, जब पैर से मारेंगे तो ये अपनी गति का कम विरोध करेगी, इसलिए ये बहुत दूर जाती है। और पत्थर का जो फुटबॉल है बहुत कम दूरी तय करता है। तो ये आप लोग अपने नोटबुक में लिख लें कि जड़त्व जो होता है अनुत्क्रमानुपाती होता है द्रव्यमान का। अनुत्क्रमानुपाती का मतलब एक चीज को बढ़ाएंगे दूसरा चीज बढ़ेगा, और दूसरे चीज को बढ़ाएंगे तो पहला चीज भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अनुत्क्रमानुपाती का प्रयोग किया गया है। मैंने अभी आपको बताया कि कहाँ पे अनुत्क्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का प्रयोग करते हैं।
तो ये हो गया जड़त्व तथा द्रव्यमान। और एक और आपको उदाहरण बताते हैं, जैसे मान जाइए एक आप ईटा ले लीजिए, एक ईंट ले लीजिए, पत्थर का ईंट ले लीजिए और एक कागज का ईंट ले लीजिए और दोनों पे हाथ से बल लगाइए। मान लीजिए 10 न्यूटन का दोनों पे बल लगा रहे हैं, बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। इसी चैप्टर में मैंने बताया था लेक्चर नंबर 1 में कि बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो ईंट होता है, जो पत्थर की ईंट पे जब हाथ से 10 न्यूटन का बल लगाएंगे ना तो वो कम दूरी तय करेगी। यहाँ पे ईंट है, ईंट है जो कि पत्थर का है, इस पे 10 न्यूटन का जब बल लगाएंगे तो ये कम दूरी तय करेगी, दूरी तो कम तय करेगी। इसे हम लोग ऐसे कलर कर देते हैं, ठीक है, ऐसे। और एक सामान्यतः ईंट है जो कि एक कागज का ईंट बनाया हुआ है, जो प्रैक्टिकल बनाते हैं ना तो ये कागज का है, ठीक है। ये कागज का ऐसे बना दिया जा रहा है, इसको इसी तरह रहने दे रहे हैं। तो ये कागज का एक ईंटा है और एक ईंट है जो इसका है, पत्थर का ईंट है, इस पे भी 10 न्यूटन का बल लगाएंगे तो ये अधिक दूरी तक तय करेगी, ये कम दूरी, ये अधिक दूरी। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण द्रव्यमान है और जड़त्व है। जिस वस्तु में द्रव्यमान अधिक होता है उस वस्तु में जड़त्व का अधिक होता है। जड़त्व अधिक होने का मतलब वह वस्तु अपने गति का अधिक विरोध करेगी, तो गति का कम विरोध कर रही है ये ईंट वाली वस्तु, तो जिसके कारण ईंट वाली वस्तु जो ज्यादा दूरी तय नहीं कर रही है, और ये कागज वाला जो ईंट है अधिक दूरी तय कर रहा है, क्योंकि इसमें द्रव्यमान कम है। जब द्रव्यमान कम रहेगा तो जड़त्व भी आपका कम रहेगा, जड़त्व कम रहेगा तो वस्तु अधिक दूरी तक तय करेगी। तो आपको जड़त्व तथा द्रव्यमान में संबंध क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। तो हम लोग ये जो लेक्चर है आप लोग के लिए बनाया जाता है कि आप लोग अच्छे से इसे स्टडी कर पाए, ठीक है। तो इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम एक्सट्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जड़त्व तथा द्रव्यमान से भी एक क्वेश्चन आपके पेपर में जो विकल्प वाला होता है ना क्वेश्चन, उसमें एक आ सकता है। आपको दो वस्तुएं दे देंगे, एक पत्थर का, एक जिसका द्रव्यमान अधिक होगा, एक जिसका द्रव्यमान कम होगा। उनमें से आपको बताना होगा जिसका जड़त्व किसका जड़त्व अधिक है और किसका जड़त्व कम होता है, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत।